नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। छात्राओं के लिए इम्तिहान की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, परीक्षाएं आने वाली है। ऐसे में कई छात्र और छात्राएं जो हैं वो कई बार मन में तनाव के शिकार हो जाते हैं। कई बार वो तनाव ले लेते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई ये इम्तिहान कैसा जाएगा। उनके मन के अंदर डर घर करने लगता है। आज सरोकार में हमारा जो विषय है वो इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम चर्चा करेंगे परीक्षा और युवा के ऊपर। इस चर्चा के लिए हमने खास अतिथियों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञ अतिथि से आपका परिचय करवा देते हैं। मेरी ठीक दाहिनी ओर मौजूद है मोनिका मोनी जी। मोनिका मोनी जी शिक्षाविद और कैरियर कोच हैं। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका सिंह है। मैं एक टीचर हूँ और एक करियर कोच भी हूँ। ठीक बगल में हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सिंह जी। संजीव कुमार सिंह जी प्राचार्य हैं केंद्रीय विद्यालय दानापुर के। और इनके बगल में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता। डॉक्टर सरिता मनोवैज्ञानिक है। आप तीनों नमस्कार। का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमने बताया कि जो आने वाली जो घड़ी है वह इम्तिहान की है। छात्राओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। घड़ी मानी जाती है, ये समय होता है उनका। और कई बार छात्र जो हैं वो कॉन्शस हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा कि भाई तनाव में आ जाते हैं कि कैसे हम परीक्षा दे पाएंगे, क्या क्या होगा वहाँ पर जाने के बाद, कैसा होगा इम्तिहान, कैसे सवालों का जवाब लिखेंगे। तो इसको लेकर आज जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम मोनिका जी से ये जानना चाहते हैं। मोनिका जी कहते हैं कि भाई जो एग्ज़ाम की जब बात होती है, परीक्षा की जब बात होती है तो छात्र कई बार दबाव में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। तो कैसे जो छात्र हैं, आप चूँकि कैरियर कोच रही हैं, कैरियर कोच का आप काम करती हैं, कई स्कूलों से भी आप जुड़ी हुई हैं, शिक्षाविद भी हैं, तो कैसे इस तनाव को कम किया जा सके? जी, एग्ज़ाम के समय बच्चों का दबाव में आना तो स्वाभाविक है। बच्चे अक्सर दबाव में आते ही हैं, ज़्यादातर बच्चे दबाव में आ जाते हैं। तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि वो दबाव में ना आए, बहुत सारा सिलेबस उनका बच ना जाए पूरा करने के लिए। तो वो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावे एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को जो उनका स्किल है, जो वो खेलते हैं, मान लिया किसी गेम्स में, किसी स्पोर्ट्स में, कई बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो वो रुकवाए नहीं। क्योंकि जनरली क्या करते हैं गार्जियन कि वो 2 महीना पहले उनको छुड़वा देते हैं कि नहीं अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, और एक कमरे में उनको बंद कर दिया जाता है। आज प्रधानमंत्री ने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि बच्चों को कमरे से बाहर निकालिए। उनके जो पसंद का है, वो डांस ही करते हैं तो उनको डांस करने भेजिए। हाँ, अगर 2 घंटे का है, आधे घंटे करें, 1 घंटे करें। अगर वो घर वहाँ जाने में उनको प्रॉब्लम है, ज़्यादा समय लग जाता है, तो घर में एक ब्रीदिंग पैटर्न का या कोई एक्सरसाइज, कोई मेडिटेशन, बट फिज़िकल बहुत मस्ट है। बच्चों का स्वस्थ रहना इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका मानसिक दबाव भी कम होगा। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि भाई बच्चों का स्वस्थ रहना वो काफ़ी अहम है कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे और तभी जो परीक्षा है उसका परिणाम बेहतर होगा, वो बेहतर तरीके से परीक्षा भी दे पाएंगे। हम चलते हैं संजीव कुमार सिन्हा जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा भी बात हुई कि भाई स्वस्थ रहना काफ़ी ज़रूरी है, बच्चों का स्वस्थ रहेंगे तभी होंगे। एक तरह से हम ये देखते हैं आज के दिन में कि एक अंक की प्रणाली जो आ गई है भाई, कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न जिस तरह का बनता जा रहा है कि मार्क्स होने चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए, तो ये सबसे अहम बनता गया है। क्या लगता है कितना अहम है मार्क्स, कि भाई हमारे मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, उनके मार्क्स कम हैं तो बच्चे तनाव में आ जाते हैं, कई बार डिप्रेशन तक में चले जाते हैं बच्चे। ऐसे में एक आप प्राचार्य हैं, क्या मानते हैं कि जो अंक प्रणाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखती है? वो अंक प्रणाली महत्वपूर्ण है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसका रोल नहीं है। आने वाले भविष्य में जब बच्चों के देखें तो जीवन में वो क्या करेंगे, इसके लिए उनके पास ज्ञान का होना अति आवश्यक है। मार्क्स केवल ज्ञान को, पूरे ज्ञान को परिलक्षित नहीं करता है, वो केवल उसका एक हिस्सा मात्र है। और अब नई शिक्षा नीति में भी परिवर्तन किया गया है। अब नया हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ हम लोग आ रहे हैं, जहाँ पे केवल बच्चों के मार्क्स को ही नहीं, उनकी और जो प्रतिभाएं हैं, वो अपने पीयर से कैसे ये कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, किसी कंपटीशन में कैसे भाग लेते हैं, डिबेट कैसे करते हैं, उनकी बहुत सारी बहुआयामी एक तरह से ये प्रोग्रेस कार्ड बन रहा है, जिसमें उनका हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। इसमें केवल आपको वैसे एग्जाम नहीं जिनको आपको लिख करके रट करके पास होना है, इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों को आपको अपने साथ लाना है। तो अंक का दबाव धीरे धीरे बच्चों पर अपने आप ही कम होने लग जाएगा। लेकिन जब बच्चे ये मान लें कि जो हमारे पास ज्ञान है वो हमारे अंक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर हमने ज्ञान सही मायने में हासिल कर लिया है
तो आने वाले समय में उससे हम अपने लिए भविष्य में कुछ बेहतर कर सकते हैं। तब उनकी जो अंक पर जो ये उनकी निर्भरता है, चाहे बच्चों की या अभिभावकों की, वो धीरे धीरे घटती जाएगी। बच्चों से मैं यही अनुरोध करता हूँ, शिक्षकों को भी यही बताता हूँ कि आप बच्चों को केवल मार्क्स के लिए आप प्रेरित ना करें, उनको ये कहें कि उस कॉन्सेप्ट को, संकल्पना को बहुत अच्छे से समझें। हो सकता है कि जो प्रश्न आए वो उस संकल्पना में किसी दूसरे तरीके से पूछ लिएगा जिसका उत्तर उस समय वो ना दे पाए, लेकिन बाद में अगर उनके पास ये संकल्पना अगर मौजूद है तो आगे उसको जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और उससे कुछ बेहतर वो कर सकते हैं। तो इसीलिए अंक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए, अंक ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ज्ञान है। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है। डॉक्टर सरिता, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा सर ने अभी कहा कि भाई जो अंक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद एग्ज़ाम फोबिया के शिकार हो जाते हैं बच्चे। आखिर आप विस्तार से बताएं कि एग्ज़ाम फोबिया जो है वो है क्या? सही कहा आपने, एग्ज़ाम फोबिया जैसे ही वर्ड से लग रहा है एग्ज़ाम, एक डरावना सा शब्द है। लोग ये वर्ड सुन करके ही पहले ही अपने अंदर डर और घबराहट की भावना ले आते हैं। और कोई भी बच्चा हो या बड़े हो, अगर ये दो चीज़ के शिकार अगर हो जाए तो उनकी सारी आगे की प्रगति रुक जाती है। वो उन बाधाओं से अपने आप को निकाल नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इस चीज़ों को ज़्यादा विस्तार से इसलिए बताना चाहती हूँ कि एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी एक पॉइंट पे भी अगर वो अस्वस्थ है तो वो तीनों चीज़ पे प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए वो क्या करें, उनको ध्यान रखें कि कैसे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ में हम लोग कहते हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर 8 घंटा हर कोई, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक अगर नहीं सोते हैं तो उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है शारीरिक रूप से। और जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं तो हम मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाते हैं। बट कई बार देखा जाता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है। छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने मुझे ये बात क्यों बोला। इम्पैक्ट आप देखेंगे कि बच्चों को इन दिनों अभिभावक बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सही बात है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी बोलते हैं, मैं भी एक अभिभावक हूँ, हमारी भी बच्ची एग्ज़ाम दे रही है। बट हर वक्त अगर हम उनको पढ़ने के लिए कहेंगे तो शायद वो नहीं पढ़ेंगे। तो पढ़ने का भी कुछ आवर तय होना चाहिए। तो 8 घंटे की अगर पढ़ाई बच्चे अच्छे से कर लेते हैं और हंसते खेलते कर लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो जो अंक लाना चाहते हैं वो एकदम से ला सकते हैं। चलिए, भावनात्मक जुड़ाव तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और भावनात्मक रूप से एक अच्छा परिवेश भी महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। मोनिका जी, हम ये जानेंगे कि अभिभावकों की बात हुई कि भाई अभिभावक एक बेहतर माहौल दे, तो अभिभावकों की भूमिका किस तरह की होनी चाहिए? जब हमारी बातचीत हो रही थी रिसर्च के क्रम में तो पता चला कि आप भी अभिभावक हैं और आपके बच्चे भी एग्जाम देने वाले हैं, तो एक भूमिका किस तरह के अभिभावक की होनी चाहिए? जी, मेरा बेटा भी 10th बोर्ड देने वाला है, तो एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट्स मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें बच्चों से कि मेरा बच्चा भी टॉप कर जाए। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे एक क्रिकेटर आता है खेलने के लिए तो बाहरी शोर से वो अपने आप को अलग कर लेता है और उसकी जो क्षमता होती है उस पर विश्वास करके वो अपना सर्व देता है, जो बेस्ट होता है वो देता है। तो बच्चों को भी, गार्जियन को ये समझना चाहिए कि जो मेरे बच्चों की क्षमता है उसके अनुसार ही परफॉर्मेंस देंगे। हाँ, कोशिश जो बच्चे कर रहे हैं उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे बच्चे पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स का ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। रिजल्ट के लिए बच्चों को नहीं पूछना चाहिए कि आप टॉप करोगे। जी, बिल्कुल दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एक घर का सकारात्मक माहौल हो कि बच्चे आए कि उनके बच्चे टॉप कर गए हैं, उनके बच्चे 90% ला रहे हैं, नहीं। ओवर एक्सपेक्टेशन मैंने कहा बिल्कुल भी बच्चों से नहीं रखना चाहिए और नकारात्मक बातें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों ये देखें कि बच्चे ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं और उनको एक पॉजिटिव माहौल मिल रहा है कि नहीं, बच्चे बैठे हमारे साथ, तो पढ़ाई की तो बात बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए।
बिल्कुल अलग बात होनी चाहिए कि आज क्रिकेट में क्या हुआ, कल ही इंग्लैंड और इंडिया के बीच मैच हुआ तो उसमें क्या हुआ, या बच्चों की जो इंटरेस्ट है जो उस बारे में हम बात करें। पढ़ाई और एग्जाम्स की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। एज अ पेरेंट मैं चाहूँगी, बिल्कुल आज तो प्रधानमंत्री ने एक फीस्ट दिया है बच्चों को, इतना खुशनुमा माहौल बनाया है कि बच्चे जो 10th और 12th के लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, वो हर तरह से प्रोत्साहित और सकारात्मक फील करेंगे। मैं अपने बेटे को भी उनका पूरा भाषण सुनाई, मेरा बच्चा बहुत खुश है और मैं प्रधानमंत्री जी का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि इतना अच्छा उन्होंने बच्चे को मोटिवेट किया है। तो एज ए पेरेंट भी, पेरेंट्स को उनकी बातों से मोटिवेट होना चाहिए और बच्चों को वैसा ही माहौल देना चाहिए जैसा तो उन्होंने बच्चों के लिए एक सकारात्मक माहौल बने, एक खुशनुमा माहौल बने, और तभी आपके जो बच्चे हैं वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, और वो जो परीक्षा की घड़ी होगी वो उनके लिए तनाव की घड़ी नहीं होगी, वो उनके लिए उम्मीदों की घड़ी होगी, खुशियों की घड़ी होगी। डॉक्टर संजीव कुमार, जैसा कि बात हुई कि भाई एक अच्छा माहौल जरूरी है, लेकिन परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए समय प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समय का प्रबंधन, एक शिक्षक की तरह आप बता सकते हैं कि समय का जो प्रबंधन है वो उसकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, उस समय अध्ययन की रणनीति किस तरह की बच्चे बनाएं? अभी जैसे परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, तो सबसे पहले तो विषयवार वो क्या करें कि सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको नोट डाउन कर लें और देख लें कि किसमें उनको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है, उसको उस विषय को ज़्यादा समय दें, उस जिस विषय में ज़्यादा बेहतर वो कर पा रहे हैं उसको थोड़ा उस सबसे कम समय दें, और जो सबसे टफ चीज़ें हैं, जो मुश्किल चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं उनको सबसे पहले करें, और ये देखें कि कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे पढ़ना चाहिए करिकुलम के हिसाब से, वो कहीं छूट तो नहीं गया है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लिख कर के अभ्यास करें। हमारे बच्चे आजकल लिख कर के अभ्यास नहीं करते हैं, इसके चलते बहुत सी चीज़ें उनके मानस पटल पे तो होती है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो उसको वो नहीं लिख पाते हैं, रटने की प्रवृत्ति बढ़ी है। बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कहता हूँ समझ करके उसको लिखने का प्रयास करें। अभी जो CBSE ने अपने जो नए सैम्पल पेपर्स दिए हैं उन तीनों सैम्पल पेपर्स को जरूर बनाएं समय में, और देखें कि क्या वो प्रश्न पत्र को पूरा कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। 15 मिनट कम से कम अंत के समय में अपने रिवीजन के लिए जरूर रखें। वहाँ देखिए कोई प्रश्न उनसे छूट तो नहीं गया है, कोई प्रश्न छूट गया तो उसको देख लें। जो महत्वपूर्ण उन्होंने बिंदु लिखे हैं उसको अंडरलाइन करें, ताकि जिसको वो ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे एग्जामिनर उसको पढ़ें उसको देखें। तो अगर समय को सही से लेकर के चलेंगे कि इतने देर में हम इतना प्रश्न पत्र कर लेते हैं, और उन्होंने पहले सैंपल पेपर बनाए हैं और साथ ही घर पे अभी सभी विषयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको आने वाले समय में दिक्कत आएगी, और अभी भी कम समय में भी वो बहुत बेहतर परिणाम ला सकते हैं। चलिए, तो जो छात्र अभी हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये जान पाए कि भाई किस तरह से आपको रणनीति बनानी है। सर ने आपको बताया कि कैसे आपको रणनीति बनानी है, कैसे जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको फिट होना है एग्जाम के लिए, और अगर आप टाइम फ्रेम में, टाइम वर्क में अपना काम करते हैं, अपनी पढ़ाई की तैयारी करते हैं, तो आप पर परीक्षा का जो दबाव है वो कभी भी हावी नहीं होगा। डॉक्टर सरिता, ये बताएं कि अंतिम पढ़ाई की भी बात होती है जब भी, तो ये कहते हैं कि काफ़ी बच्चे इसमें विश्वास रखते हैं कि भाई भोर के समय में या रात के समय में पढ़ाई करते हैं, वो बैठ करके दिन भर वो आराम करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं, या दिन में सोते हैं रात को पढ़ाई करते हैं। तो रात की जो पढ़ाई होती है क्या वाकई में काफ़ी बेहतर मानी जाती है, या फिर ऐसा सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कुछ होता नहीं? क्या कहना है आपका मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बोल रही हूँ कि रात को आपके 11 बजे से 12 बजे तक आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो जो उसके बाद वाला जो टाइम होता है उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए उसमें, क्योंकि वो नींद का साइकिल है, और जब उसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेटर है कि कोई जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनको रात के टाइम में पढ़ने से अवॉइड करना चाहिए, वही सुबह उठ करके वो पढ़ें। और जब वो सुबह उठ करके पढ़ेंगे तो देखा गया है रिसर्च में कि जो बच्चे रात भर पढ़ते हैं उनकी गिरावट आई है 15 से 20%, उनका रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन जो सुबह उठ करके पढ़े हैं उनका 30% रिजल्ट बेहतर हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को चूज करें, और दिन भर अगर आप परीक्षार्थी हैं तो दिन भर आप परीक्षा के बारे में ही सोचेंगे, तो कोई जरूरी नहीं कि आप किताब कॉपी लेकर के ही बैठें, आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप के साथ भी बात कर सकते हैं, तो वो भी एक पढ़ाई का आयाम ही है। बट अगर हम ये सोचते हैं कि सारा दिन हम कुछ टीवी देख लें, मोबाइल देख लें, रील देख लें और रात को जा करके पढ़ेंगे, तो शायद फिर ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सही नहीं है, क्योंकि शरीर और मन के साथ ही व्यवहार होता है हमारा। अगर मन हमारा स्वस्थ है तो फिर शरीर भी काम करता है, और काम करता है तो हम व्यवहारिक तौर पे जो भी करना चाहते हैं, छोटे से छोटे काम, बड़े से बड़े काम हम कर सकते हैं।
चलिए, तो ये रात में अगर ये भ्रम आप रख के चलते हैं कि भाई रात के समय में कई घंटे पढ़ाई कर लें और फिर दिन में जो है हम पढ़ाई न करें, तो ये ठीक नहीं है, ऐसा कहना है डॉक्टर सरिता का। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो 10 से 11 बजे 12 बजे तक पढ़ाई करें, लेकिन ये नहीं कि लगातार रात भर आप पढ़ाई करें और दिन में कोई दूसरा काम करें। इससे आप थक जाएंगे और आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी कहीं ना कहीं, ये ऐसा कहना है डॉक्टर सरिता का। और मनोविज्ञान भी यही कहता है जो मैम ने बताया है अभी। मोनिका जी, अब अगर ऑनलाइन युग है, अभी सारा कुछ डिजिटल हो चुका है, एक डिजिटल एरा में हम जी रहे हैं, ऐसे में जो संसाधन हैं तैयारियों की वो भी ऑनलाइन हो गई है। तो जो ऑनलाइन संसाधन है और सोशल मीडिया पर भी कई तरह के परीक्षा के टिप्स आते हैं, तो इनका परीक्षा की तैयारियों पर क्या असर पड़ता है, क्या पढ़ाई पर असर पड़ता है, युवा मन पर क्या असर पड़ता है? जी, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर ऑनलाइन कुछ अच्छा है तो ऑनलाइन काफ़ी बुरा भी है, क्योंकि कुछ एक टीचर हैं जिनको बच्चे फॉलो करते हैं, उनका परसेप्शन होता है 90% 99% वो सही होते हैं, एक दशक से लोग उनको फॉलो करते आ रहे हैं। तो अभी बच्चे उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनका स्पीच सुनते हैं या उनका जो परसेप्शन है कि ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चे वो देखते हैं। बट साथ साथ ऐसे बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं। तो एज ए गार्जियन पेरेंट्स को उस पर ध्यान देना होगा कि बच्चे उसमें ज़्यादा ना घुसे। एक लेवल तक, जैसे सीबीएसई का सारा क्वेश्चन पेपर 10 इयर्स का वो सारा ऑनलाइन है, तो वो सब अगर सही चीज़ है वो बच्चे निकाल लिए उसमें से, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो गुडविल है उसको फॉलो कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे, मैंने कहा ना कि एक चैनल, एक अलग अलग टीचर्स अपना अपना व्यू रख रहे हैं, वो बच्चों को पूरी तरह से मिसगाइड करेगा। बच्चे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। बिल्कुल, और एक सिलेबस से हट के बात होने लगती है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एकदम बेसिक क्वेश्चंस आएंगे 10th और 12th में, बिल्कुल बच्चों को घबराना नहीं है, वो बेसिक सिलेबस को फॉलो करना है। उसके लिए ऑनलाइन अभी खासकर बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित होने की, पथभ्रष्ट होने की ज़रूरत नहीं है। गार्जियंस को चाहिए कि उस पर लगाम लगाएं, उन्हें मोबाइल से अभी विशेषकर दूरी बना के रखें 2 महीने। चलिए, तो अभी मोबाइल से कहीं ना कहीं दूरी बना के रखने की ज़रूरत है, ये कहना है मोनिका जी का। कि अभी जो गार्जियन है उनको ये चाहिए कि मोबाइल बच्चों को कम से कम दें और जो ऑफलाइन पढ़ाई है उस पर फोकस करें, और बच्चों को भी चाहिए कि वो ऑफलाइन पढ़ाई पे ऑनलाइन से ज़्यादा फोकस करें। डॉक्टर संजीव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये कहते हैं कि भाई मैम ने बताया कि भाई जो जिस तरह की पाठ्यक्रम पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किताबों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन इन सब का निचोड़ अगर हम देखते हैं तो आत्मविश्वास की ज़रूरत सबसे अधिक होती है कहीं ना कहीं। तो बच्चों में आत्मविश्वास बना रहे, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता रहे, इसके लिए स्कूल किस तरह की तैयारियां करता है और बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किस तरह से तैयार रहना चाहिए, थोड़ा विस्तार से बताएं। आत्मविश्वास, जितना ज़्यादा बच्चे मेहनत करेंगे, आत्मविश्वास धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाता है। और अगर कहीं पे इस तरह की कमी होती है तो शिक्षकों का दायित्व होता है। हम भी शिक्षक के रूप में बच्चों को देखते हैं कि उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो जैसा पहले कर रहा था वैसा अब नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो उसमें क्षमता थी। तो उसमें उन बच्चों से अलग तरह से शिक्षकों के द्वारा बातचीत, उनके अभिभावकों को बुला करके उनके साथ बातचीत, और मैं खुद भी उन बच्चों से 1 to 1 भी बात करता हूँ कि उनमें ऐसी समस्या क्यों आई। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि आगे क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, क्या एग्ज़ाम में क्रैक कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं उनको कहता हूँ बेटा वर्तमान में जियो, वर्तमान में आप जीते हो, आप अपना सारा कुछ वर्तमान में लगाओ, अपनी क्षमता जितनी तुम्हारी है उतना करो, अपनी तुलना किसी से भी मत करो। अगर आप किसी से अपनी तुलना करें तो जाहिर सी बात है कि आपको दुख होगा और आपका आत्मविश्वास नीचे आएगा। हम जो कर सकते हैं वो आप बेहतर तरीके से करिए, और उसमें कहीं पे अगर आपको लग रहा है किसी अगर संकल्पना में आपको दिक्कत है तो बच्चे शिक्षक से मिल करके, अभी मैंने शिक्षकों को ये भी कह रहा है कि शाम को भी अगर आपको बच्चे फ़ोन करते हैं और उनको कहते हैं कोई सवाल से मुझे भी समझा दीजिए, आप फ़ोन के ऊपर भी उनको समझाएं। उनको बोलता हूँ किसी गैप के समय में अगर आप बच्चे तुम विद्यालय में आ सकते हो तो वहाँ भी आकर के आप सीख सकते हो। और उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं बार बार उनके सामने रिपीट करता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, तुम उनके मोरल को मैं बूस्ट करता हूँ ताकि उनका आत्मविश्वास जो खोया हुआ फिर से लौट सके। और जब वो अपने आप की किसी से तुलना नहीं करेंगे और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो आत्मविश्वास जल्दी ही लौट आएगा। और अभिभावक का भी अगर सहयोग उसमें मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर होगा। संजीव कुमार जी, क्या विद्यालय स्तर पर किस तरह की तैयारी होती है क्या कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा रहे? इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी क्या परीक्षा के दौरान आप लोग करते हैं? जैसे उनके हम एक्स्ट्रा क्लासेस वहाँ पे हम लगाते हैं, वहाँ पे उनमें देखते हैं कि उनकी कमियाँ किस क्षेत्र में है, वहाँ क्या करने से वो बेहतर कर सकते हैं।
काउंसलर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन शिक्षक और अभिभावक से बड़ा काउंसलर कोई नहीं है। वहाँ पे उनके साथ अगर वो अभी इस समय जुड़ते हैं तो उनको बताते हैं कि आप में कमियाँ कहाँ पे हैं। उनके साथ हम कुछ छोटे छोटे सेशंस करते हैं कि उसमें वो आपको दिक्कतें कहाँ किस विषय में आ रही है, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। किसी को लिखने में दिक्कत आ रही है, किसी को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है, किसी को पिछले क्वेश्चंस को देख करके डर लग रहा है। तो उनमें हम उनको अलग अलग लेवल पर टीचर्स के साथ उनको हम ड्रिल करते हैं, विषय के अध्यापकों के साथ भी, जनरल टीचर्स के साथ भी, अभिभावकों के साथ पीटीएम करके उनको डिस्कस करते हैं और 1-to-1 विद्यार्थियों से बातचीत करके इन सभी स्तरों पर कार्य करके हम उनके आत्मविश्वास को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो परीक्षा के दौरान कहीं न कहीं शिक्षक की भूमिका और जो अभिभावक हैं उनकी भूमिका, दोनों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर सरिता से हम जानना चाहेंगे। डॉक्टर सरिता, ये बताइए कि कुछ बच्चे जो हैं वो कहते ये हैं कि भाई पढ़ाई का जो अंतिम समय होता है उस समय वो काफ़ी तेज़ी में पढ़ाई करने लगते हैं, दिन रात आप देखेंगे कि वो लगातार पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो परीक्षा के अंतिम समय वो लगातार तैयारी करते हैं। तो ऐसे में ये जो धारणा है कि भाई अंतिम समय तैयारी कर लो और साल भर आप खेल में व्यस्त रहते हैं या बाकी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, पाठ्यक्रम को छूते तक नहीं, तो ये जो धारणा है ये कितनी अच्छी धारणा है? क्या इसमें कुछ सच्चाई है या फिर क्या कुछ है? किस तरह का मनोविज्ञान है ये? नहीं, ये धारणा बिल्कुल ही गलत है कि साल भर नहीं पढ़ो और अंतिम समय में पढ़ लेंगे तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो विवृत्ति, आपकी मनोवृत्ति है, वो आपको आगे बढ़ाती है। तो अगर आप में वो क्षमता है कि नहीं हम 2 महीने में पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अगर पहले भी आपने ऐसा किया है तो फिर तो कोई बात नहीं है, वो पर्सनल तो पर्सनल वैल्यू करता है। बट आम छात्र या छात्राएं ऐसा नहीं करते हैं। उनको साल भर में ठीक है आप 8 घंटा ना पढ़ो, 4 घंटा ही पढ़ो, 2 घंटा ही पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खेल कूद में आगे होते हैं। तो उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो जब खेल कूद करते हैं तो उनका सारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खेल कूद में जाता है, तो वो भी एक उनकी एबिलिटी बनती है, क्षमता बढ़ती है उससे। बट परीक्षा जब लास्ट आ रहा है और उस टाइम में आप सिर्फ 12 घंटा 15 घंटा पढ़ लोगे तो शायद आप उतने अच्छे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उस टाइम में न खाने की सुध रहेगी, न सोने की सुध रहेगी, तो आप पूरा ही डिस्टर्ब हो जाओगे और उसकी वजह से हर वक्त ये फियर बना रहेगा कि मैं परीक्षा में पास नहीं कर पाऊंगा, मुझसे परीक्षा नहीं हो पाएगा। ऐसे कई छात्र, डर बना रहेगा। यस, डर बना। कई छात्र जो हैं हमारे पास काउंसलिंग के लिए लास्ट टाइम में आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं कि मैम ये तो 3 दिन से किताब ही नहीं छू रहा है। तो क्यों नहीं छू रहा है? तो ये इसको लगता है कि मैं एग्जाम में पास ही नहीं कर पाऊंगा। तो ये कॉमन बहुत ज़्यादा छात्रों में देखा गया है या विद्यार्थियों में देखा गया है। तो उस समय पे अभिभावक का भी रोल बहुत अहम हो जाता है, और अभिभावक को भी चाहिए कि वो उस दिन ना देखें, वो कुछ महीने पहले ही से अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें कि मेरा बच्चा किस टाइम में क्या पढ़ रहा है। अगर पढ़ाई कर रहा है तो मोबाइल उसके पास है, तो क्या वो रील देख रहा है या कुछ और, या मोबाइल पे वो किन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी गतिविधियों पर नजर। हाँ, गतिविधियों पर। लेकिन अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं पढ़ाई कर रहा है तो उस टाइम में पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उनको इंटरप्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अब आपके पास बहुत कम समय है, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। पेरेंट्स को जो है वो छात्रों को समय समय पर ये बताते रहना चाहिए कि भाई पढ़ाई पे आपको ध्यान देना है और पढ़ाई की गुणवत्ता पे आपको ध्यान देना है, और समय का जो है जैसा यहाँ बताया गया कि एक समय सारणी बनानी है और समय सारणी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि बस अंतिम जब समय आया तो बस दिन रात 24 घंटे आप पढ़ाई में लगे हैं, उससे पहले पढ़ाई नहीं कर रहे हों, ऐसा नहीं करना है। ये अभिभावकों को भी इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। मोनिका जी, रटने की बात एक आती है, भाई जब भी पढ़ाई की बात होती है, रटंत विद्या हम लोग कहते थे बचपन में, उस तरह से काफ़ी एक मुहावरा जैसा ये प्रयोग किया जाता है। तो रटने की प्रवृत्ति जो है वो छात्रों में कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है, तो ऐसे छात्रों को क्या कहना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, रटने की प्रवृत्ति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मार्क्स लाने का प्रेशर बढ़ रहा है, गार्जियंस उन पे दे रहे हैं या टीचर्स दे रहे हैं, जैसे भी आ रहा है। तो अगर ये प्रवृत्ति खत्म हो जाए कि तुमको मार्क्स लाना है, ज्ञान अर्जित करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि रट के मार्क्स लाना। अगर बच्चों को ये समझाया जाए, अगर टीचर्स उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हर चीज़ का एक अलग ही उदाहरण दे के, लाइव एग्जाम्पल्स दे के उनको समझाएं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखें किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो बच्चों में उसमें इंटरेस्ट जगेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। उसके लिए वो सरप्राइज टेस्ट कर सकते हैं, क्विज कॉन्टेस्ट करवा सकते हैं आपस में, या सिलेबस में जो रटा रटा क्वेश्चन रहता है उससे हट के उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अलग क्वेश्चन अगर उनसे पूछें बच्चों से, और वो किस तरह से अपना खुद रिप्लाई करते हैं, ना कि नोट से देखकर या जो टीचर पढ़ा दिए रटा रटाया
वो जवाब दें। तो एक बार अगर किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों में, तो वो खुद से उस तरह का किस तरह से उसका आंसर करते हैं, ये टीचर उनमें ये भावना जागृत मतलब रुचिकर बनाए उसको। जी, तो बच्चों में ये रटने वाली प्रवृत्ति वो खत्म हो जाएगी धीरे। चलिए, तो पाठ्यक्रम को अगर रुचिकर बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चों में जो रटने की प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी, और जो रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी तो बच्चों के अंदर काफ़ी हौसला मिलेगा, उनका आत्मविश्वास है वो काफ़ी मजबूत होगा। डॉक्टर संजीव कुमार जी, क्या सलाह देना चाहेंगे उन छात्रों को जो अभी परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा इम्तिहान की में शामिल होने वाले हैं, वैसे छात्रों को क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? सबसे पहले जो भी समय बचा है उसमें बढ़िया से अपने सिलेबस को रिवाइज करें, अपने डेट शीट का ध्यान रखें, अपने एग्ज़ाम सेंटर पर सही समय पर पहुँचें, अपने स्वास्थ्य का इस बीच में बहुत बेहतर ध्यान रखें। अपना स्वास्थ्य अगर उनका बढ़िया रहेगा तो वो जो चीज़ें भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके साथ हमेशा रहेंगी, वो इसलिए उसको स्वास्थ्य का बढ़िया ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम के बीच में जो गैप मिलेगा उस गैप का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। जैसे एग्ज़ाम खत्म हो, अगले एग्ज़ाम के बीच में 4-5 दिन का जो गैप मिल रहा है उसमें बहुत बढ़िया से उनका रिवीजन करें। लिखने को की जो आपकी हैंडराइटिंग है उस पर भी ध्यान दें कि एग्ज़ाम में हम कभी हम कॉन्सेप्ट जानते होते हैं लेकिन जल्दीबाजी में लिखने के कारण उसको उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिख पाते। पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को लिखें, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि डायग्राम बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, पॉइंट वाइज आंसर को लिखें, एग्जाम्पल्स उसमें दें। इस तरह से करके आप टेबुलर फॉर्म में अपने आंसर्स को लिखें जिससे आपका आंसर बेहतर हो पाए। और आप इन तरीकों से आप देखें कि 5 से 10% मार्क्स अच्छे ज़्यादा अर्जित किए जा सकते हैं अगर आप इन टिप्स को मानते हैं। तो इन टिप्स पे अगर आप अमल करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर आएंगे। डॉक्टर सरिता, किस तरह का सुझाव देना चाहेंगी आप जो लोग परीक्षा देने वाले हैं, जो छात्र परीक्षा देने वाले हैं, उनको संक्षेप में क्या सुझाव होगा? सबसे अच्छा सुझाव ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर ना बने और एक्सपेक्टेशन अपने आप में रखें, किसी से तुलना ना करें। क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चे दूसरे के नंबर से अपने आप को तुलना करके अपने को परेशान कर लेते हैं, तो वो तुलना ना करें और मतलब अपने स्वास्थ्य में आहार का ध्यान बहुत रखें, बहुत ज़्यादा ईटिंग ना करें, छोटा छोटा बाइट्स, छोटा छोटा चीज़ जैसे अखरोट, बादाम, इन सब चीज़ों का, फ्रूट्स का, मतलब हल्का खाना खाएं। और जिस दिन एग्जाम देने जाएं, तो आहार पर भी उन्हें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी आज बताया जी 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 आहार के बारे में उन्होंने बताया है। मोनिका जी, एक संक्षिप्त में संदेश देना चाहेंगी, क्या संदेश देंगी आप छात्रों को संक्षेप में? बस बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना अपने आहार पे, नींद पे काम करोगे, अच्छे से नींद लो, पर्याप्त नींद लो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, तो हमेशा आपका कोर्स भी अच्छे से कंप्लीट होगा। मैं यही बताना चाहूँगी। दबाव में कम रहो, दबाव बिल्कुल मत लो और अच्छे से पढ़ाई करो। चलिए, तो दबाव में नहीं रहने की ज़रूरत है, आप अच्छा सोचें, अच्छा करें जी, और अच्छे तरीके से जो है वो संतुलित आहार लें जी। कई बार इस तरह का भी होता है कि जो हमारे छात्र हैं जो दिव्यांग हैं, वैसे छात्रों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? जो दिव्यांग हैं वो तो वो खुद दिव्यांग हैं, दिव्य हैं, वो अपने आप में दिव्य हैं। उनका अपना एक स्किल होता है, हर दिव्यांग में एक स्पेशल स्किल होता है, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। उनको हम लोग उनको नहीं जज कर पाएंगे या उनके लिए हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो खुद भगवान का एक रूप होता है, उनमें कुछ न कुछ स्पेशल होता है, भगवान उनको दे के चलाते हैं। तो उन्हें भी सब दबाव मुक्त होकर एग्जाम देने की जरूरत है, परीक्षा देने की जरूरत है। तो आप सभी हमारे स्टूडियो में आए, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जो एग्जाम प्रेशर को लेकर, दबाव मुक्त होने को लेकर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने आज देखा कि किस तरह से दबाव मुक्त होकर परीक्षा दी जा सकती है और अच्छे अंक पाए जा सकते हैं। अगले अंक में हम और भी नए विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।